नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 16 अक्टूबर 2024 एक ऐतिहासिक दिन होगा। एक लंबे अंतराल के बाद जीती हुई अपनी सरकार जम्मू कश्मीर यूटी की आवाम को मिलेगी और इसका गवाह SKICC बनेगा, जिसके अंदर ओथ सेरेमनी होगी। एक उम्मीद थी, लंबे समय से उम्मीद थी, और बार बार मैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ये कहता हूँ कि वश से वश इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से बहुत बेहतर होती है। आवाम को अपना प्रतिनिधित्व मिल जाता है। आवाम उसके घर में जाकर के सुबह सुबह नौकर के चाय भी पीती है और अपनी ग्रीवेंसेस भी बताती है और उनका रिड्रेसल भी एक उम्मीद लगी रहती है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होता है और लंबी उम्मीद थी। 2014 में इससे पहले चुनाव हुए थे, अब 2024 में हुए हैं। 19 जून 2018 को ये सरकार गिर गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, और उसके बाद से कोई भी सरकार नहीं थी, कोई नुमाइंदे नहीं थे, विधायक नहीं थे जिनके पास वो जाए, आवाम जाए और अपनी दिक्कतों को उनके समक्ष रखे और उनका निवारण हो। ऐसा ही हमने देखा ट्रेड और इंडस्ट्री में भी ऐसा ही देखा हमने, क्योंकि मुझे बड़ा लंबा अरसा हो गया है इस पत्रकारिता से जुड़े हुए और बजट कवर करते हुए। मैंने बहुत बार चर्चा की कि जब भी प्री बजट मीटिंग्स होती थी, बुलाया जाता था, ट्रेडर्स को बुलाया जाता था, इंडस्ट्रीज को बुलाया जाता था, उनके सुझाव लिए जाते थे, और जब बजट पेश होता था उनके सुझावों को अंकित किया जाता था, तो लगता था, ट्रेडर्स को भी लगता था और इंडस्ट्रीज को भी लगता था कि सरकार हमारे दिए हुए प्रस्तावों पर बातचीत करती है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद और ख़ासतौर पर 18 जून 2018 के बाद से सब कुछ अलग थलग हो गया। स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता रहा और ऐसे ही बजट भी थोपी जाती रही। लेकिन चाहे रजीम बदलता है, नया निज़ाम आता है, तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ लेफ्ट में मानिक बत्रा जी हैं, डायरेक्टर बत्रा ग्रुप और चेयरमैन एसोचैम। आपका स्वागत है मानिक जी। मेरे एक्सट्रीम राइट में नीरज आनंद जी है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। आपका स्वागत है। ललित महाजन जी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडिया, बड़े लंबे समय से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपका भी स्वागत है। मैं ललित जी शुरुआत आप ही से करूंगा। क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, आप क्या बदलाव आप देखते हैं? एक तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है कि जो आज 7 साल के बाद हमारे यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो जो हमने पिछले 7 साल में ये देखा है कि पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ काम करना जो है वो एक बड़ा पॉजिटिवली वर्क होता है, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि जो हमने 7 साल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कभी भी हम लोगों को उन्होंने कभी भी प्रॉपर टाइम देने की कोशिश नहीं की। जब भी हमने LG साहब से बात किया, उन्होंने हमको, हो सकता है LG साहब के पास हमारी जो रिक्वेस्ट हैं या हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो पहुंचती ना हो, वो निचले लेवल पे भी कर दी जाए। जब हमने यहाँ पे जब लोअर लेवल पे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के लेवल पे बात करते थे तो हमको बोला जाता था कि भाई आप हम आगे भेज देते, पर आगे से हमको कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उसका ये हो गया कि उसकी वजह से जो ऑलरेडी वर्किंग जो इंडस्ट्री वर्किंग कर रही थी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री, आज की डेट में नई इंडस्ट्री तो आने में भी आ रही है, उनके लैंड का इशू है, पर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है आज उसका हालत बड़ी खराब है। जी। तो अगर हमारी जो फर्स्ट जो एक रिक्वेस्ट है नई गवर्नमेंट से, अब उमर साहब आ रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, हम उनको वेलकम करते हैं। और मैं आपको 2002 की बात बताता हूँ। जब 2002 में उमर साहब सेंटर में मिनिस्टर थे, तो हमारे यहाँ से जब एक सेंट्रल पैकेज के लिए दिल्ली में फाइनल हुआ था, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मेरे ख्याल से लगता है कि इंडस्ट्री को, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो है वो हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो 3-4 लाख लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। नई इंडस्ट्री आएगी, नए एम्प्लॉयमेंट आएगी, पर हमारी तो यही उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले एग्जिस्टिंग को बचाइए, ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है वो एम्प्लॉयमेंट तो स्टैंड रहे, और नई एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी फिजिकल इंसेंटिव मिल रहे हैं कुछ, हम उसको वेलकम करते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं कि 2-3-4 जो मेजर इशू है उनको बात करेंगे जी, उनका रिटायर्ड मिल रहा है। दर्शकों को बता दूं, अरुण गुप्ता जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद।
आपसे भी सवाल पूछते हैं, क्या उम्मीद है? क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा। 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 19 जून 2018 को सरकार गिरी थी। एक उम्मीद थी अपनी सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार आएगी। अब सरकार किसी की भी बने, हमें कोई नहीं, चुनी हुई सरकार आती है तो बंदा खुल कर के अपनी समस्याएं रख सकते हैं। जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा 10 साल का इंतज़ार जो है, यानी कि 2014 के बाद अगर इलेक्शन हुई 2024 में, जी 2018 में जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो गई, और उसके बाद का जो पीरियड है, मुझे लगता है कि एक ऐसा पीरियड जिसमें शायद बहुत सारे लोग जो हैं, उन लोगों की जो विशेष थी वो पूरी हुई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस दौरान में काफ़ी सफ़र किया। मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी कंट्री हो, डेमोक्रेटिक एक हमारा प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन जो है वो इसीलिए कंडक्ट करवाई जाती है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर जो है, जिस तरह से यहाँ पर ये ड्यूटी बन गया, मुझे लगता है कि इसकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट थी, ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। उसका कारण ये था कि उस समय ऐसा माहौल यहाँ पर खड़ा हो गया था। एक तो मिलिटेंसी का एक दौर था जो 90 से शुरू हुआ, 89 से शुरू हुआ, लेकिन वो जो दौर था 2017-18 का, उस दौरान में जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो गई, और कुछ ऐसे लोग जो हैं जिनको मैं अभी उनको नाम नहीं देना चाहता, उन लोगों ने काफ़ी एक जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर ऐसा खड़ा कर दिया जैसे कश्मीर जो है वहाँ पर बड़ी अनरेस्ट है, और कश्मीर के लोग जो हैं वो जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं हैं या इंडिया के साथ नहीं है। जी उस सारी चीज़ों, उस सारी सिचुएशन को समझते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से फैसले लिए, मुझे लगता है कि एक बहुत सोच विचार करके उन्होंने फैसले लिए। और इस तरह का, क्योंकि देखिए लोग जो हैं जो इस तरह की हरकतें करने वाले हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि 2-3-4% से ज़्यादा लोग हों, लेकिन क्योंकि बाकी के लोग जो हैं जब खामोश रहते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि शायद जो अगर 95% लोग जो हैं जो चाहते हैं कि हमारा सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए, हमारा यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, अच्छा बिज़नेस हमें जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन जो 4%, 3%, 2% ऐसे लोग, जो लोग जिनका काम होता है कि किस तरह से हम सारी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस लाएं, किस तरह से हम माहौल को बिगाड़ें, वो सक्सेसफुल थे। और यूनियन गवर्नमेंट ने उस पे वो जो 4-5% जो लोग थे, उस तरह उनको किस तरह से काबू किया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया, और उस फोकस में जो उन्होंने जो भी कार्रवाई की उसमें वो सक्सेसफुल रहे। मुझे लगता है कि एक दौर जो है, ऐसा दौर जिसमें जम्मू और कश्मीर की जनता भी परेशान थी, यूनियन गवर्नमेंट भी परेशान थी, और जो ड्यूटी की उस समय हमारी स्टेट की गवर्नमेंट थी वो भी परेशान थी। उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। आज मैं ये कहूँगा कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। जी जम्मू के लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया है, कश्मीर के लोगों ने अपना वर्डिक्ट दिया है। देखिए, कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई भी आए, वो लोगों के जो मिसाइल हैं, लोगों के जो इश्यूज़ हैं, उनको समझते हुए मुझे लगता है कि उनको फोकस में रख कर के उनको काम करना चाहिए, ताकि किसी तरह की भी परेशानी जो है वो हमारे लोगों के बीच में ना रहे। जी और हम, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हम लोग जो हैं क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब एक ही कंसर्न है कि हमारे जो लोग हैं, चाहे वो ट्रेड के हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, जो भी उनके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं जी उनका हल होना चाहिए और उन लोगों को रिलीफ मिले। चलिए, मानिक जी से पूछना चाहता हूँ। मानिक जी, कड़वा सा सवाल है और मुझे लगता है सब उस सवाल से सहमत होंगे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पर चलती है और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एक फैक्टर है में, और हमने देखा भी है, बढ़िया वर्कआउट भी किया है कि अमूमन जो सरकारें रहती हैं वो कंसंट्रेट करती हैं टूरिज़्म पर ज़्यादा। इंडस्ट्री जम्मू में,
जम्मू पहले भी निगलेक्ट होता रहा है और इत्तेफाक से देखिए अब जो मैंडेट आया है मानी जी वो भी ये बताते हैं कि बीजेपी को एक तरफ एनसी को। क्या आपको लगता है कि आपके साथ सौतेला या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? सर देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, क्योंकि एक चुनी गई सरकार आई है, अच्छे मैंडेट के साथ आई है, और एनसी की सरकार पहले भी हमारी स्टेट में रही है जब स्टेट थे हम लोग, और एनसी ने पहले भी काम करा है, जम्मू के साथ भी काम करा है, श्रीनगर के साथ भी काम करा है। एंड मतलब अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो स्टेट डेवलप नहीं हो पाएगी। सिर्फ टूरिज़्म को अगर हम सोचें कि सिर्फ टूरिज़्म पे लिमिटेड रहे, टूरिज़्म पे लिमिटेड रह के एक स्टेट की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, एक यूनियन टेरिटरी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। एक ओवरऑल सरकार को रोड मैप निकालना पड़ेगा। जैसी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, अगली टूरिज़्म एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं और एसोसिएशंस हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं एक रोड मैप बनाने में। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी माता वैष्णो देवी श्राइन है। जम्मू में हर साल 1 करोड़ से ऊपर यात्री आते हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। तो जो नई सरकार आई है और जो हम पीछे भी जब प्रेसिडेंट रूल था और एलजी सरकार थी तो हम उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन देते रहे हैं वो ये देते रहे हैं कि जम्मू में भी अब टूरिज़्म सर्किट एक डेवलप होना चाहिए, जो जम्मू के अलग जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस है जैसे पटनी टॉप है, बन्नी बसोली है, भद्रवाह है, इन डेस्टिनेशंस को कवर करें। एंड इंडस्ट्रीज़ की भी अगर मैं बात करूं सर, देखें इंडस्ट्रीज़ प्राइमरली सारी जम्मू में है। जो न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी जो इंडस्ट्री आ रही है वो सारी जम्मू में ही आएगी। मोस्टली सब जम्मू, कठुआ, घाटी साइड इसी साइड आ रहे हैं, जो बड़े यूनिट्स भी आ रहे हैं। और जैसा ललित जी ने कहा, बीच में पॉलिटिकल वैक्यूम था और मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे बीच में। जो एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है बंदों का, जो एक बंदों की आवाज़ को बुलंद करता है, बंदों की आवाज़ को आगे लेके जाता है। तो अब जैसे ललित जी ने भी कहा कि हमें अब सरकार जो अब करंट गवर्नमेंट आई है, उमर साहब अब सीएम ओथ लेंगे कल, तो करंट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि जो नई इन्वेस्टमेंट तो आ रही है वो तो आ रही है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है जेएनके के अंदर उसको कैसे सस्टेन करा जाए। बिकॉज एंसिलरी यूनिट का काम वही करेगी, जो बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी वो यहाँ की हमारी जो लोकल एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वही सपोर्ट करेगी। सो मेरे हिसाब से सर अभी मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं दोनों जम्मू और श्रीनगर, कश्मीर को दोनों को एडवांटेज होगा एक चुनी हुई सरकार के होने का। नीरज जी से जानना चाहूँगा, नीरज जी अभी एक मैसेज आया मुझे, उनका ये कहना है कि दरबार मूव बंद होने से क्या वाकई में कारोबार पर असर पड़ा था, और उनका ये भी कहना है कि बंद होने से सरकार को कितना मुनाफा हुआ था। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आज के आपकी इस डिस्कशन में जी केंद्र की सरकार को और चुनावियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर में जिस तरह के चुनाव इस बार हुए हैं किसी तरह का वायलेंस नहीं हुआ। और आज हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रेड और इंडस्ट्री है ये बिना शांति के आगे बढ़ नहीं सकता। और हमारे रीजन ने एक बहुत बड़ा टर्माइल देखा है बड़े लंबे समय से, और आज कई ऐसी बातें हुई हैं 2010 के बाद, जैसे आपने कहा 2018 में जब यहाँ पे गवर्नर रूल लग गया, और 6 साल का एक इतना लंबा अरसा रहा जब हमारे पास अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो आ जाके हम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। और आपको पता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज ऑलवेज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट जो रहती है। और डेमोक्रेटिक सेटअप में आपने एक चीज़ देखा, डेमोक्रेसी में आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि लोग नेता के घर भी जाते हैं, चाय भी पीते हैं, अपनी समस्या भी सुनाते हैं, और नेता को भी पता होता है कि भाई मैंने दोबारा से वोट लेने हैं, वो अपने वोटर का ध्यान रखता है। अफसर को कभी भी इस बात का ध्यान नहीं होता क्योंकि उसको पता है मैं तो एक परमानेंट मुलाजिम हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ह्यू एंड क्राई होगी तो मेरे को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत लंबा अरसा रहने से, क्योंकि जो केंद्र की सरकार थी उसका ध्यान था सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन को ही इम्प्रूव किया जाए, जो उन्होंने कश्मीर सेंट्रिक रहा, उसकी वजह से जम्मू में बहुत निगलेक्ट होने का दौर लंबा चला है। और आपने जैसे अभी कहा कि क्या दरबार मूव बंद होने का असर रहा है, तो डेफिनेटली रहा है। क्यों? क्योंकि विनोद जी, जम्मू एक, कश्मीर हमारा ट्रेडिंग इकोनॉमी है, और कश्मीर से जब वहाँ का एम्प्लॉय जम्मू आता था, उसके परिवार यहाँ जम्मू आते थे। ऑफ कोर्स जैसे गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए जी, उनको उससे 350 करोड़ रुपए का नुकसान होता था, ट्रांजिशन में ये समय ज़ाया होता था, ये था वो था।
लेकिन एक बात तो पक्की है, जब इतने परिवार वहाँ से यहाँ आते थे तो हमारी जितने शहर के पुराने बाज़ार हैं वो गुलजार होते थे और 6 महीने का एक बहुत अच्छा सीज़न हमारे शहर के व्यापारियों को मिलता था। अब क्या हुआ है, उस सब बंद होने से हमारी यही एक शिकायत रही जो मौजूदा हमारी सरकार थी कि ये सरकार का दायित्व होता है। अगर सरकार कोई डिसीजन ले रही है, ऐसा तो नहीं अगर हमें समझ आ रही है तो सरकारी बाबुओं को समझ नहीं थी, उनको भी समझ थी कि अगर सरकार का नुकसान कवर हो रहा है तो उससे इकोनॉमी में भी लॉस जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ, सरकार ने अपना तो बचाया लेकिन बाजार में लिक्विडिटी क्रंच को कैसे मीट करे उसके लिए वैसे प्रावधान नहीं किए गए। तो ये सिर्फ एक दरबार मूव ही मुद्दा नहीं बना, और भी बड़े मुद्दे ऐसे हुए, ऐसे डिसीजंस हुए जम्मू में जो जम्मू सेंट्रिक इकोनॉमी को हिट किए। उसमें आपने देखा होगा 2-3 मुद्दे में जल्द से इसके ऊपर मैं रोशनी जरूर डालना चाहूँगा। चाहे वो आपने देखा हमारे यहाँ पे माफिया नाम नहीं जुड़ता था सैंड के साथ, यस, वो यहाँ पे जुड़ा, लिकर के साथ हमारे जुड़ा। साथ लिकर के साथ जुड़ा। क्यों जुड़ा कि जो परिवार यहाँ पिछले इतने सालों से काम कर रहे थे उनकी एक समाज के प्रति जिम्मेवारी थी। आपने देखा चीज़ों के दाम, जो रेत की बजरी की ट्रॉली पहले 1100-1200 रुपये में आती थी वो आज की डेट में 5000-8000 रुपये में हो गए। तो लोगों के ऊपर ही बोझ पड़ा ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब इन चीज़ों की सुनवाई नहीं हुई तो लोगों का मन था कि जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आएँ। और दूसरा आपने एक चीज़ और कही विनोद जी कि जम्मू ने एक तरफा मैंडेट दिया, कश्मीर ने एक तरफा मैंडेट दिया। इसके ऊपर भी मैं एक ज़रूर चीज़ चाहूँगा जो हमारे बिजनेस सर्कल्स में आज डिस्कस हो रही है, क्योंकि जम्मू की इकोनॉमी कश्मीर के साथ डिपेंडेंट है और कश्मीर की इकोनॉमी जम्मू के साथ डिपेंडेंट है। हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे से अलग होकर व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। और ट्रेड में जो राजनीतिक बातें होती हैं मैं उसकी ओर नहीं जाऊँगा। जम्मू का व्यापारी कश्मीर के साथ खुश है, कश्मीर का व्यापारी जम्मू के साथ व्यापार करके खुश है। और इसमें मैं ये कल जो सरकार बनने जा रही है, मैं आपके माध्यम से एनसी और उमर अब्दुल्ला जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो बैड पैच पिछले 6 साल का हमने देखा है उसको हम मिलके कैसे सुधार सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान होना चाहिए। चलिए मैं अरुण जी आपके पास आता हूँ। अरुण जी से एक सवाल जुड़े क्योंकि ये राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, इस मैंडेट को आप किस तरीके से देखते हैं? आप सिर्फ व्यापार और उद्योग को लेकर के देखिए, ये जो मैंडेट आया है, देखिए 34 के करीब बीजेपी के पास हो जाएगी, 5 मिला करके, अभी तो 29 है और 42 एनसी के पास। देखिए, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हंग असेंबली जो है वो आने वाली है। जी यहाँ पर 15, 20, 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी को आ जाएंगी, वहाँ 25 एनसी को आ जाएंगी, 10-12 कांग्रेस ले जाएगी, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो 15-20 सीटें ले जाएंगे। तो ये जो एक डिस्कशन जो है वो इसी तरह चल रही थी। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है मुझे लग रहा है कि भाई जिस तरह लोगों का रुझान इस तरफ चला गया कि अगर फिर से हंग असेंबली आ गई तो फिर से हमें राष्ट्रपति शासन जो है, एलजी शासन जो है वो भुगतना पड़ेगा, जिससे लोग जो हैं काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँगा कि जम्मू के लोग, जिस तरह से नीरज जी ने कहा, सिक्योरिटी के ऊपर पूरा फोकस था, कश्मीर के ऊपर वो इसलिए फोकस था क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के हालात थे, मिलिटेंसी थी यहाँ, वहाँ पर जिस तरह से एटमॉस्फेयर था, उसको सुधारने में सारा फोकस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का भी रहा और जो हमारे जो एलजी सरकार थी उसका भी रहा। लेकिन जम्मू जो है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी सफ़र किया। आज जो मैंडेट की बात आपने कही, देखिए मैंडेट जो है वो अब क्लियर हो गया। मैंडेट क्लियर हो गया कि जिस तरह से एक प्री अलायंस बना और चुनाव में एनसी और कांग्रेस का, जो लोग बीजेपी को भी कुछ लगता था कि हमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट्स जो हैं हमारे जीत करके आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे एक सरकार बनाने की। एक पहली बार जो है एक मैसेज जो है उन्होंने देना शुरू किया कि जम्मू की जनता जो है वो एक मतलब चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन
देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से पॉपुलेशन, यहाँ डिवीज़न है, तो डिवीज़न में कभी भी ऐसा सोचना कि हमें कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए, कौन सा चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर आएगा वो जम्मू खित्ते से आएगा या कश्मीर खित्ते से आएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जम्मू जो है, बीजेपी अगर कह रही है कि हमारा जो है प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ना वन साइड होकर के वहाँ पर डिसीज़न करना पड़ गया, और उन्होंने वन साइड डिसीज़न किया। जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत रहे थे, जिस तरह से वहाँ बुखारी साहब थे, मीर साहब थे, पीडीपी, आप देखिए सब वाइप आउट हो गए। आज वहाँ पर कुछ नहीं है, सिवाय आपको लगेगा कि वहाँ पर एनसी है या कांग्रेस के 5 एमएलए हैं, और जहाँ फिर जो लोग इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं वो भी कहीं ना कहीं एनसी के साथ उनका पहला जो उनका, मैं ये कहूँगा कि प्यार जो है वो प्रायोरिटी जो है वो एनसी के साथ। और अब जो भी गवर्नमेंट आए, देखिए हमारा जो है गवर्नमेंट कोई भी आए, क्योंकि हम लोग सारे जो हैं यहाँ पर हैं वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं जी। हमारी सोच क्या है कि हमारी सोच इतनी होती है कि भाई हमारा बिज़नेस किस तरह से फ्लरिश कर सके, हमारी इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर सके, और हमारे लोग जो हैं किस तरह से खुशहाल हो सके। देखिए, कोई भी जो स्टेट है या यूटी है, उसकी इकॉनमी डिपेंड करती है कि लोग कितने खुश हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ, लोग कितने जो हैं सेटिस्फाइड हैं कि भाई हाँ जी, जो भी पॉलिसी आ रही है वो पब्लिक फ्रेंडली आ रही है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली आ रही है, तो उसके ऊपर हम सब का फोकस जो है वो रहने वाला है। देखिए, आगे क्या था कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उनका एक माइंडसेट रहता था कि जम्मू में इंडस्ट्री को हमने ग्रो करना है। किस तरह से, क्योंकि मिलिटेंसी जो है वो दौर जो है बड़ा लंबा दौर है, 35 साल का जो दौर है एक मिलिटेंसी का, उसमें फोकस जो है वो यही था कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी, जो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी मिलिटेंसी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी, उसको किस तरह से रोकना है। देखिए, यहाँ पर एक 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। फोकस यही था कि हम 28,400 करोड़ रुपया जो है वो जो लोकल लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो यहाँ के लोग जो हैं, जो स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पैकेज मिला था उन लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, वो पैकेज जो है वो इन्वेस्टमेंट में चला गया। बाहर से जो भी इंडस्ट्री आ रहे हैं, हम हर एक को वेलकम करते हैं, लेकिन कम से कम लोकल जो हैं, अगर उसको फिर से हमें इग्नोर ही करना है, उनको इग्नोर करके हम लोग जो हैं जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, बेसिक हमारा कंसेप्ट क्या था कि जो लोकल कहीं ना कहीं हमने स्पेस देनी है, उनको आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ललित जी, आपसे जानना चाहूँगा, एक प्राइवेट प्रेफरेंस होती थी, मार्केटिंग सपोर्ट रहती थी सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट सप्लाई की परचेजिंग थी, वो आपके हाथ से निकल गई। ये गलती आपकी भी है? नहीं सर, इसमें ऐसा है, जब रहनुमाई करते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान सर ऐसा है कि इसमें इन्होंने जब भी 3 इंसेंटिव जो हमारे यहाँ डिलीट कर दिए जी। एक इन्होंने हमको जो है प्राइस प्रेफरेंस, जो प्राइस और परचेज प्रेफरेंस मिलता था जी, एक तो उसको इन्होंने, जब भी हमने मीटिंग्स की हमको ये बोला गया कि जी यहाँ पे GFR लग गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के GFR में हम प्राइस प्रेफरेंस नहीं दे सकते, जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उससे क्या हो कि हमारे जो जितने भी माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर वाले कश्मीर के और जम्मू के हैं, उन सब की सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बंद कर दी गई। सीकॉप की जो टर्नओवर 800 करोड़ रुपए थी, उसको वो 200 करोड़ रुपए भी आ गई सीकॉप की। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू 21 साइट में हमारी जाती थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेकेंडली क्या है कि मैं एक चीज़ मैं नीरज जी से बात एंडोर्स करूँगा कि ब्यूरोक्रेटिक सेक्टर में क्या हुआ कि किसी ने इस तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की। इवन गवर्नमेंट जो आइटमें सीकॉप में कवर नहीं थी, उन आइटमों में भी यहाँ जो हमारे अपना हायर ऑफिसर्स बैठे थे, उन्होंने अपनी मर्जी से परचेज की, जबकि लोकल आइटम अवेलेबल होते हुए उन्होंने 100% आइटम बाहर से परचेज ली विद 100 अदर एक्सक्लूज। सेकंड क्या सेटबैक लगा कि 2021 में जो पैकेज आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया, ऐसा पैकेज किसी को नहीं मिला, पर उसको पैकेज को एक मैं हाईजैक कर दिया गया। उसमें एक तो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए GST लिंक इंसेंटिव को इन्होंने नहीं दिया। सेकेंडली चीज़ क्या होगी,
उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि जो माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए या सन ऑफ सॉइल के लिए उसमें कोई प्रोविज़न रखा जाता। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने घाटी में लगा दिए, वहाँ पे बागतली में इन्होंने लैंड अलॉट कर दी। वहाँ पे देखो कंडीशन क्या लगाई गई कि हम 200 कनाल से नीचे की ज़मीन नहीं देंगे, यहाँ पे उसको देंगे जो जिसकी 200 कनाल की रिक्वायरमेंट है। उसका क्या मतलब है? उसका साफ मतलब है कि वो ये जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पे बैठे थे, दे वांट टू सपोर्ट दी बिग इन्वेस्टर एट द कॉस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। तो दूसरी चीज़ क्या है कि हमको एक प्रॉमिस किया गया इंसेंटिव का, क्योंकि पहले क्या था कि जब लखनपुर बॉर्डर था, लखनपुर बॉर्डर गया, हमारा इंटरस्टेट सेल होती थी, उसमें हमको 2% का वो मिलता था। उनको इन्होंने कहा कि हम आपको उसको बंद कर दिया। हमारे माननीय यहाँ पे जो उस टाइम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने क्या किया जी, वो उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया 200 करोड़ की, उसके लिए हमको जो 50 करोड़ का एक पैकेज दे दिया। आज हमको 2000 अप्रैल मई में हमको सिर्फ उसके 50 करोड़ के केस भी हमको सिर्फ 22 करोड़ में मिला, और वो भी कहते हैं जी सब्जेक्ट टू विलिटी। अगर इंडस्ट्री के लिए इनके पास पैसा, अगर पैसा ही नहीं है, आप जितने, मेरी बात सुनिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेज पे, करोड़ों जितने डेलीगेशन हमारे जाते रहे हैं इसमें, जो इससे 6-7 साल के टेंडर में सारे श्रीनगर जाते रहे जम्मू, और क्या कि उस पर पैसा नहीं खर्च हुआ। हम तो ये कहते हैं कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को और सन ऑफ सॉइल को, जिन्होंने मिलिटेंसी झेली, सब कुछ किया, जिनकी मार्केटिंग लोकली डिपेंडेंट, उन लोगों को टोटली इग्नोर किया गया जो है। बिल्कुल। इस वक्त हम सीधे सांबा लिए चलते हैं, वहाँ पे हमारे सहयोगी ऋषि हैं राहुल गुप्ता के साथ। ऋषि, आई एम ऑडिबल? जी बिल्कुल विनोद जी। ऋषि, राहुल जी से ये जरूर पूछिएगा कि क्या लगता है नई सरकार से, बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट उनको क्या उम्मीद है सरकार से? जी बिल्कुल राहुल जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, क्या कहेंगे नई सरकार कल जो वो उसका गठन होने जा रहा है। तो उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं सांबा के, तो क्या कुछ नई सरकार से उम्मीद है ताकि सांबा में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रो करे, और ज्यादा बूम यहाँ पर मिले इंडस्ट्रियल सेक्टर को? जी नमस्कार, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नई सरकार का गठन होने वाला है, हमारा यही निवेदन है कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफ़ी सारी बंद हो गई है, सन फार्मा, भारत बॉक्स फैक्ट्री, मतलब इतनी बड़ी बड़े यूनिट्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, और हमारे जो लोकल लोग वहाँ पे काम करते थे, खास करके महिला वर्ग, उनके लिए तो आगे पीछे अगर वो फैक्ट्री शिफ्ट होंगी तो वहाँ करना मुश्किल है। हम ये चाहेंगे कि उद्योग नीति कुछ ऐसी हो कि जो सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, सब्सिडी जैसे पीरियड होता है 10 साल का या 15 साल का, उसके बाद भी वो इंडस्ट्री जो है लोकल लोगों को बेनिफिट मिले, और हम लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा है जैसे टर्नओवर इंसेंटिव्स है इंडस्ट्रियल्स को जो मिलते हैं वो समय पे मिले, और जो ब्याज दर रहती है बैंकों की, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि 9.5-10% हम वहाँ पे ब्याज दर दे रहे हैं। तो अगर हम उसमें भी हमें कोई कुछ मिल जाए रिबेट वगैरह तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे यूनिट ये अच्छे चलेंगे और लोकल लोगों के लिए भी रोजगार के साधन बनेंगे यहाँ पर। लेकिन जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बात की कि कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद हुई हैं, जैसे सब्सिडी का आपने हवाला दिया, इसको लेकर क्या पॉलिसी फ्रेम करने की जरूरत है? एज ए इंडस्ट्रीज आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? नहीं, एज ए इंडस्ट्रीज तो उनकी भी अपनी दिक्कतें होगी, पर मैं एज ए लोकल पर्सन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कंपनी यहाँ पे आके फैक्ट्री बंद हो जाती है, उनके लिए कोई ऐसा नियम होना चाहिए कि या तो उनके थोड़ी सी जो सब्सिडी पीरियड है और बढ़ा दिया जाए, ताकि वो 5-10 साल के लिए यहाँ पे और काम करें, और जब तक यहाँ के लोकल लोग स्टैंड ना हो जाएं अच्छी तरह अपने पैरों पर, उनका फ्यूचर थोड़ा सेव ना हो जाए, तब तक ये कार्य चलता रहना चाहिए। लेकिन एक चीज और भी जानूंगा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बाहर की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती हैं वो कुछ एक पीरियड के बाद बंद हो जाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे लोकल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बड़े यूनिट्स का तो मैं यही कहूँगा कि वो बाहर से आते हैं, सब्सिडी लेते हैं 15 साल और चले जाते हैं, पर मेन चीज़ जो एंटरप्रेन्योर यहाँ के लोकल हैं, लैंड की बड़ी दिक्कत है, लैंड नहीं मिलती। जैसे मुझे थोड़ी सी लैंड मिली है, तो अगर एक्सटेंशन के लिए चाहिए तो ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि जी, समय का अभाव है। ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात दिल में लगती है, टीस सी पहुँचती है, लोग इंसेंटिव लेते हैं। सभी पैनलिस्ट से कह रहा हूँ, लोग आते हैं बाहर से यहाँ इंडस्ट्री के असेंबलिंग यूनिट लगा करके, जैसे ही उनको इंसेंटिव खत्म होता है वो
फरार हो जाते, फरार शब्द गलत होगा, यहाँ पर बाइंड अप करके वो चले जाते हैं। मानिक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ही सपोज प्री बजट मीटिंग हो, आपको उस मीटिंग को अटेंड करना हो, तो क्या प्रस्ताव आप रखेंगे सरकार के समक्ष, एज ए ट्रेडर भी, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट? सर अगर देखें, अगर बात करें, अगर हम बात करें कि अगर अब प्री बजट मीटिंग हो, प्री बजट मीटिंग में जो हमारे जो कॉमन मुद्दे रहते हैं, जैसा सबने बताया कि यहाँ पे एक तो हम लोग एक लैंडलॉक्ड यूनियन टेरिटरी हैं, हम लैंडलॉक्ड हैं, यहाँ पे हमारे को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे लास्ट एंड है, और हमारे जो सप्लाई चेन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। श्रीनगर है या आसपास की कुछ मार्केट्स हैं पंजाब की, जहाँ सप्लाई प्रैक्टिकली जा सकता है जम्मू की इंडस्ट्री का। जैसा ललित जी ने भी बताया कि पहले ट्रेड को और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एंट्री टैक्स होता था, अब तो वो एंट्री टैक्स तो जब यूनियन टेरिटरी बनी और पीछे सरकारें चेंज हुई तो उन्होंने एंट्री टैक्स भी हटा दिया, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी हमें 10 से 15% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का भी बहुत बड़ा इशू है। J&K में आपको आराम से लॉजिस्टिक्स नहीं मिलते, क्योंकि रोड्स का हमेशा इशू रहता था। रोड्स अब बेटर हो गई हैं पहले से, बट रोड्स का कहीं ना कहीं हमेशा इशू रहता था। हम बात करें अगर स्किल्ड लेबर की, स्किबर नहीं मिलती J&K के अंदर, स्किल्ड लेबर काफ़ी बाहर से लानी पड़ती है जो हायर कॉस्ट पे आती है, तो हर तरह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को काफ़ी सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो हमारा जो भी नई सरकार आए, अब जैसे एनसी की सरकार आ रही है, हमारा इनसे यही निवेदन रहेगा कि जो सब्सिडीज़ एक बाहर से जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको दी जा रही हैं, जीएसटी लिंक सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर जैसे लैंड पे ललित जी ने बताया कि बाहर वालों को लैंड के लिए प्रेफरेंस दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सारी सब्सिडीज़ अब लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी मिलनी चाहिए। आपको अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो आपका कैपिटल लगे उस पर आपको सबवेंशन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव्स हमारे लिए होने चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे फ्रेट सब्सिडी की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट आज की डेट में महंगा होगा मार्केट से, जब से ये अगर आपने देखा हो, जब से ये एंट्री टैक्स हटा है तब से बाहर से ईंट आना शुरू हो गई है, बाहर से गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, काफ़ी कुछ बाहर से आना शुरू हो गया है, और लोकल ट्रेडर का सर्वाइवल यहाँ पे वैसे ही बहुत मुश्किल है J&K के अंदर। जी, तो कहीं ना कहीं सरकार को उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमें एक प्रेफर्ड स्टेट और या यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना ही पड़ेगा, बिकॉज हम बिल्कुल एक ऐसे एंड पे है जो लैंडलॉक्ड है, आगे पीछे कोई बहुत बड़ी मार्केट्स हैं नहीं हमारे, और जो बेनिफिट अगर आप बाहर से जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं अगर उनको दे रहे हैं, आपको लोकल प्लेयर्स को भी देने चाहिए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बड़े हैं, उनके साथ लोकल इंडस्ट्री का कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे पैकेज आना चाहिए जो लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा सा सस्टेन करें, उनको और मजबूत करें, और वो एक एंसेलरी बन के बड़ी इंडस्ट्री के साथ हैंड इन हैंड काम कर सकें। उस तरह के पैकेजेस आने चाहिए यहाँ पे भी। अब नीरज जी, आपके लिए एक सवाल आया है कि जम पोर्टल ने कितना इम्पैक्ट डाला है बिजनेस में? ये तो पहले नलिन जी ने बताया था, वो प्राइस प्रेफरेंस के संदर्भ में, लेकिन ये सवाल किसी ने व्हाट्सएप पे किया है मुझे कि आपसे पूछा जाए कि जेम पोर्टल ने आपको कितना डैमेज किया है ट्रेडर्स को। देखिए ऐसा है ललित जी, जेम पोर्टल एक ऐसा प्रोविज़न है कि जहाँ से कौन आदमी देश के किस हिस्से में से कोट कर रहा है, वो सबके लिए एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। जी। तो हमारे ट्रेड को, हमारे ट्रेडर्स जो यहाँ बैठे हैं, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों का बदलाव आया 5 अगस्त 2019 के बाद, और हम पहले चूँकि एक ऐसे रीजन में थे जो टेक्नोलॉजी वाइज शायद पूरे देश के साथ उतना अग्रसर या अग्रणी नहीं था, जितना कि जैसे वो चीज़ें हटी तो सबका ध्यान जम्मू कश्मीर के ऊपर केंद्रित हो गया। और मैंने क्यों कहा, पहले भी जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जैसे ललित जी ने कहा, भाई हमें अगर परचेज प्रेफरेंस थी तो वो क्यों थी, ये समझने की बात है। क्योंकि बाहर से बड़ी इंडस्ट्री वाला कोई चीज़ बना रहा है और हमारे यहाँ का माइक्रो और स्मॉल बना रहा है, तो वो प्रेफरेंस उसको दी ही इसीलिए गई थी कि वो उसके साथ कॉम्पीट कर सके। और जब पोर्टल पे आ गया तो सरकारी अफसर के पास एक बहाना आ गया कि देखिए जी, हमने तो टेंडर इनवाइट किए थे, ये हमने जेम पोर्टल पे डाली, बड़े लोग तो यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं थे, यहाँ हमारे बच्चे टेक्निकली ट्रेंड ही नहीं थे, जो जेम पोर्टल के ऊपर जब आपने कोई भी बिड क्वालिफाई करनी है तो 10 तरह के आप देखेंगे, जब भी जो लोग करते हैं 5 तरह के, एक बार आपने किया, OTP आया, फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से करो, बाद में पता चलता है जी जब लास्ट मोमेंट पे आया तो वो बंद ही हो गया पोर्टल और निविदा बंद हो गई। तो एक तो ये चीज़ रही
कि उससे हमें नुकसान हुआ है। और सबसे अहम बात ये रही विनोद जी कि कोई सुनने वाला नहीं था। जेम पोर्टल की मैं अगर बात करूं, कई व्यापारी भाइयों ने हमें बताया है कि जो उन्होंने 31 मार्च तक का माल सप्लाई किया हुआ है, जेम पोर्टल के आज तक बिल अपलोड नहीं हो रहे। आप अंदाजा लगा लीजिए आज कौन से महीने में है? अक्टूबर में। और जो 31 मार्च 2024 के बिल्स हैं वो उनके अभी तक अपलोड नहीं हुए, अगला आने वाला है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए उससे हमारा व्यापार नुकसान हुआ है। और जो सबसे बड़ा नुकसान हमें विनोद जी हुआ है पिछले दिनों में, जो स्टेक होल्डर्स होते थे ना, चाहे वो इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो चैम्बर से हैं, चाहे ट्रेड से हैं, उन सबको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया और सिर्फ एक खाना पूरी की गई। कुछ ऐसे लोगों को आगे कर दिया गया कि दिखाने के लिए जी हमने फला मीटिंग कर दी। उससे क्या हुआ, धरातल पे जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सही माने में वो बातें केंद्र तक पहुंची नहीं। हमें कई बार मौका मिला, क्योंकि जब हमें केंद्र के मंत्रियों से बात करने का मौका मिलता था वो कहते हमने तो आपको सब कुछ दिया और बताइए क्या चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो चीज़ें यहाँ पे धरातल पे नहीं उतरती थी। और एक बात मैं ज़रूर और जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमारी बहुत बड़ी मांग रही शुरू से विनोद जी, हमने आपके साथ बहुत बार इंटरेक्ट किया, प्री बजट की आपने बात की, हम हमेशा केंद्र से मांगते रहे आप हमें यहाँ मदर यूनिट दीजिए, इंसुलराइजेशन हम खुद करेंगे जी, छोटे यूनिट हम खुद लगाएंगे। क्योंकि हमें भी पता है कि भाई अगर कोई 5,000 करोड़ का यूनिट है, जम्मू कश्मीर में किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा यूनिट लगा सकता है या 2,000 करोड़ का यूनिट लगा सकता है। तो उसके साथ जो छोटे छोटे यूनिट हैं 10-10, 20-20, 50 करोड़ वाले, वो हमारे यहाँ के लोग लगाएंगे। अनफॉर्चुनेट रहा, जिस तरफ ललित जी ने भी इशारा किया, कि आपने ये कैपिंग कर दी कि 200 कनाल से नीचे का आप किसी को अलॉटमेंट ही करेंगे, चाहे वो बागथली है या दीगर और यूनिट बनाए आपने। उससे क्या हुआ, जो बेसिक हमारी डिमांड्स थी, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे यहाँ के नौजवान वो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का लाभ उठा सकें, वैसे लाभ से हम वंचित रह गए। और एक चीज़ और, यहाँ पे ऐसा जब कोई डीपीआर बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो उसकी कंडीशंस ऐसी बना दी गई कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, लोकल सप्लायर उसमें क्वालिफाई ना कर सके। ये एक बहुत बड़ा गिमिक रहा जिसको सुनने वाला कोई था नहीं। और आज मैं विनोद जी बड़ी जिम्मेवारी से आपके चैनल पे हूँ कि आज जम्मू और कश्मीर को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यापारियों को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत उम्मीद है, चाहे वो एनसी के रिप्रेजेंटेटिव हों, चाहे वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हों, ताकि राजनीति का पार्ट तो अब खत्म हो गया। जैसे आपने लिख के लगाया चुनावी दंगल, वो तो दंगल तो ओवर है, अब है काम करने का मसला। अब हम भी चाहेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो स्टेक होल्डर्स के साथ, जो रियल स्टेक होल्डर्स उनके साथ मिले, बैठे। इस सारे टेन्योर में यही दिक्कत रही कि स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। लेकिन अरुण जी का एक दाद देनी होगी, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ली थी, बंद की कॉल का समर्थन किया, बंद की कॉल दी थी आपने। जो लीकर वाला इशू है उसको बड़े ढंग से उठाया था। आपको लगता था कि ये अपने लोगों के साथ धोखा हो रहा है? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि मैंने अपने इस टेन्योर में या इससे पिछले टेन्योर में मैं कभी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गया। जैसे नीरज जी ने कहा ना, एक माइंडसेट जो है वो ज़रूर था कि मैं अगर लोगों के साथ खड़ा हूँ, लोगों के इशू को रेज कर रहा हूँ, तो उनको लगता था कि अरुण गुप्ता जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई बात कर रहा है। लेकिन मेरा जो बिल्कुल क्लियर एक माइंड था, लोगों के साथ ज़रूर खड़ा रहता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा नहीं होता। सबसे पहले जो मैंने स्ट्राइक की कॉल दी, उसमें लीकर वालों का सपोर्ट के लिए मैं खड़ा रहा। मुझे बार बार एश्योर किया गया कि इनके लिए हम कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर करेंगे। देखिए, जितनी भी 265 के लगभग, 63 के लगभग दुकानें जो थी, बड़े ऑनेस्टली वो लोग काम करते थे, बहुत ऑनेस्टली। और मुझे लगता है कि बहुत सारी, अगर उसमें 90% दुकानें अगर निकाल लें तो 90% जो हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस करते थे, वो अपना परिवार जो है उसको पालते थे जी। हाँ, हो सकता है कि 10% ऐसे लोग हों जिनके ज़्यादा काउंटर हों, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन 90% लोग जो हैं
वो सिंगल अपने और अपने परिवार को और अपने जो एम्प्लॉई हैं उनके परिवारों को ही यहाँ तक ही उनके प्रॉफिट। एक मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। हम जब भी असेंबली में जाते थे ये सवाल जरूर होता था, कितनी वाइन शॉप्स हैं और किस किस के नाम है। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो वो लोग थे ना, वो बड़े नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने कभी गलत काम जो है वो अपने काउंटर्स पे नहीं किया। मैंने कोशिश की इसके लिए और मुझे बार बार इस चीज़ की एश्योरेंस मिली कि हम लोग, क्योंकि अब यूटी है, यूटी में हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए हम लोग जो हैं कोई ना कोई प्रोविज़न जो है वो रखेंगे। सरकार की तरफ से आपको एश्योरेंस बिल्कुल मिलती है? बिल्कुल एश्योरेंस थी हमें। और उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, जब लास्ट मेरी जो इनसे बात हुई, उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इनके लिए एक हमने सोच के रखा हुआ है और इनके लिए हम लोग ये वाला प्रोविज़न जो है वो रखने वाले हैं। लेकिन जो कहने में और करने में, मतलब करनी में और कथनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो कुछ हमें कहा गया, उनको भी जिस तरह से एश्योरेंस दी गई वो मतलब पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है बड़ा क्लियर था। अब कहाँ से उनको इंस्ट्रक्शंस थी, कहाँ से उन्होंने ये सारा फीडबैक लिया हुआ था, उनका माइंडसेट क्लियर था कि अब हमें इनको बाहर निकालना है और नए लोगों को। लेकिन हमने उसमें भी एक अपनी तरफ से कहा कि देखिए, आपने अगर एक बात जो है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से एक बात कही गई कि वन शटर, वन मैन वन शटर, जो उन्होंने हमें अश्योर किया कि हम लोग जो हैं अगर निकालते हैं टेंडर तो उसमें हमारी जो है कंडीशन ये रहेगी, वन फैमिली वन शटर। लेकिन हुआ वो नहीं, मतलब उसके बिल्कुल उलट हुआ। और उसके लिए भी मैंने गवर्नमेंट तक बात करी और मैंने उस समय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बात करके मैंने उनको कहा कि देखिए, आपने देखिए बड़ी चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई एश्योरेंस देता है तो उसका कोई मीनिंग होता मायने रहते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो कहा जाता था वो होता नहीं था। वही सेकंड जब हमारा जो आया प्रॉपर्टी टैक्स का, फिर मैं उनके पास गया। मैंने हर एक का दरवाज़ा जो है, पहले मैं नॉक करता था हर एक का दरवाज़ा कि आप मेरी बात को सुनिए। पब्लिक को अगर देखिए, यहाँ क्या गया था कि एक सोया हुआ व्यक्ति जो है उसके ऊपर भी है, जो बेचारा खड़ा नहीं हो सकता उसके ऊपर भी टैक्स है, और जो खड़ा होकर के भाग सकता है उसके ऊपर भी वैसा ही टैक्स है। तो मैंने उनको कहा कि आप बैठिए, बैठ करके हमारे साथ डिस्कस करिए। आप लोगों ने तो एक माइंडसेट बना लिया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ हमने बात करनी नहीं है। तो जब हमने पब्लिक के साथ खड़े होकर के, और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर को लेकर के मैंने जो बात कही थी आज भी वही है। अभी कठुआ में प्रोटेस्ट हुआ है, 6 लोगों को अरेस्ट किया, अभी मैंने देखा है। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस देता हूँ। एक किसी ने अपना घर बनाना था, उसने टेम्पररी एक बिजली का एक कनेक्शन ले लिया। उसके बाद उसको बिल आ गया 4400 रुपये का। अभी उसका लैंड जो है ओपन लैंड है, कोई घर नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई वहाँ पर कोई एक बल्ब भी नहीं लगा हुआ, तो उसको 4400 रुपये का बिल आ गया। तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो रेगुलर है, अब इसको तो पे करना है। अब मेरे पास कुछ फैमिलीज आई थी, वो कहते जी हमारा बिल आता था 1500, 2000, 2200 इतना बिल आता था। आज हमारा बिल आना शुरू हो गया 4400 रुपया। और 4400 रुपया जो बिल आ रहा है उसमें क्या है कि इस महीने 4422 बिल आया है, अगले महीने 4424 बिल आएगा, उससे अगले महीने 4416 बिल आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई सर्विस लेन नहीं है, ये सर्विस लेन नहीं है। आप जितनी बिजली दोगे, जितनी कंज्यूम करोगे, उसका पे करना है ना जी। लेकिन क्या आप ही अपना वो देख लीजिए कि 10-10 घंटे लाइट बंद होती है तो उस समय कौन कंज्यूम कर रहा होता है लाइट, लेकिन बिल तो उसका भी आ रहा है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारी सोच जो है वो यही रहनी चाहिए कि हमें लोगों को परेशान किए बिना रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। और लोग जो हैं बड़े ईमानदारी से अपने बिल पे करते हैं हर चीज़ को लेकर के। अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई तो हमने उनको कहा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाइए तो सही, लेकिन लगाना किस पे है। आपने जो एक दुकान का 4th फ्लोर है उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स है जितना ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है।
अगर वो बंद पड़ा ही दुकान है तो उसके ऊपर भी इतना ही टैक्स है। जी, जी। तो जब हमने बातें की तो हमारी नहीं सुनी गई, तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बंद था। के अलावा कोई ऑप्शन लेकिन नहीं। हमने जी, कभी कभी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कही, चलिए। हमने लोगों के फेवर चलिए, की बात मानिक जी से जानना चाहते हैं। मानिक जी, सवाल ये है कि गवर्नमेंट बनने जा रही है, कल वोट सेरेमनी होगी और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि पार्स जो है ज़्यादा दायरा इख्तियार जो है बढ़ा दिया गया है राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा का। अब सोचिए कि सरकार कोई फैसला लेती है आपके हित में और उसको ऊपर राज्यपाल रोकते हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? सर, अब ये हमारे लिए सबके लिए नया ही एक दौर होगा, क्योंकि पहले तो स्टेट थे और स्टेट में अलग तरीके से सरकार चलती थी। जी। अब जैसे यूनियन टेरिटरीज़ में होता है कि जो चुनी गई सरकार है, ये जो भी डिसीजंस लेगी, फिर जो उस पर फाइनल मोहर है कहीं ना कहीं ऊपर राज्यपाल जो हैं उनकी लगेगी। जी। तो होपफुल हम यही हैं कि सरकार और उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, जिससे जो लोगों के हित की बातें हैं और जो जिससे लोगों को यहाँ फ़ायदा मानिक हो। जी, ये आपको उम्मीद है कि इस बार स्टेक होल्डर्स की सुनवाई होगी? क्योंकि सर, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मुझे भी लगता है होनी चाहिए, करनी भी चाहिए। सर देखें, इस बार जो हमारे भी हम सबकी जो उम्मीद है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से, वही होता है जो एक ब्रिज जो मिसिंग था सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी साहब के साथ, एक बीच में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आने से होता है कि हमें सबको अपने अपने एरियाज़ में लोकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। और जो लोग आए हैं, चुन के आए हैं, वो पहले भी इस प्रदेश में रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार में, और जो हमारा ऑपोजिशन भी है इस टाइम, जो बीजेपी के लोग चुने गए हैं यहाँ से, तो इससे ये होता है कि एक सुनवाई हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि अभी जैसा था कि एक कहीं ना कहीं एक गैप था, और मतलब हम लोग रिप्रेजेंटेशंस दे रहे थे, यूनियन गवर्नमेंट भी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर कहीं ना कहीं काम कर रही थी, बट जो एक लोकल रिप्रेजेंटेशन आने से ये फ़ायदा होता है कि जो लोकल मुद्दे हैं वो जल्दी एड्रेस हो सकते हैं। सो हमारी उम्मीद तो यही है कि कहीं ना कहीं सुनवाई बढ़ेगी अब सर। ललित जी, आप क्या कहते हैं? सर ऐसा कि पहली तो ये चीज़ है कि मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले चैम्बर वाले भी बुलाते थे, सीएस को बुला लिया किया गया, अब इनका भी मन फीका हो गया है, आपका भी मन फीका हो गया। तो ये मानिक जी खड़े, इनका भी मन फीका, ये प्रोग्राम भी कम करते हैं। छोड़िए, क्या करना है, वो छोड़ना तो है नहीं। सर ऐसा ना कि वो कहते हैं कि एक नया, अगर एक नया, हम तो कहेंगे एक हमारे लिए एक नया रास्ता खुला है, नया आयाम शुरू हुआ है जी। तो देखो, इसमें हम तो उम्मीद करते हैं कि जो पहले हमको यूटी से पहले जब गवर्नमेंट्स होती थी, जो हमको पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, हमारे जितने बोर्ड थे उसमें चैम्बर को, ट्रेडर्स को, सबको हम तो चाहते हैं कि तो वो मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एट पार, अगर नई इंडस्ट्री के साथ जो बेनिफिट है वो सारे मिलने चाहिए। उसके लिए चाहे सेंटर पैसा दे या स्टेट दे। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दोबारा रिविजिट करना है, क्योंकि जो अभी 2021 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है ना, उस पॉलिसी पे तो अगर हम उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उस पॉलिसी में नाम किसी स्टेक होल्डर को पॉलिसी में इन्होंने कंसल्ट ही नहीं किया गया। जी। हमारे 3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो हमको जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको एट पार जीएसटी लिंक इंसेंटिव मिलना चाहिए जी, ताकि हम लेवल प्लेइंग में आ जाए नए यूनिट के साथ। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो टर्नओवर इंसेंटिव है वो जब हम वो उसके लिए हमारे को एट एक्चुअल मिलना चाहिए, क्योंकि टर्नओवर इंसेंटिव जब एक्चुअल देंगे ना तो इनकरेज मिलती है यूनिट होल्डर को, मैं ज़्यादा टर्नओवर करूँ, मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो प्राइस एंड परचेज प्रेफरेंस तो मिलना ही चाहिए, वो उसके कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसके बगैर यहाँ लोकल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और अगर हो सके तो हमको इनकमिंग रॉ मटेरियल के ऊपर फ्रेट जो अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो है वो एट पार नई इंडस्ट्री के साथ आएगी। तो ये 3-4 इसमें कोई लंबी चौड़ी मैं बता रहा हूँ, हमको जब ये यूटी बनी है उससे पहले जब हमारे यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी तो जीएसटी से पहले हमको 1800 करोड़ रुपया इंडस्ट्री को साल का मिलता था। एक सवाल और पूछना है, क्या इंडस्ट्री को इतना लाइटली लिया जाता है? आपको अपना एक्सपीरियंस होगा, कितने कमिश्नर सेक्रेटरी बदले हैं सर? आप बता दीजिए। मैं बता दीजिए ऐसा जी, आप अगर आज भी देख लीजिए कैसे लाइट लिया जाता है कि दिसंबर 2022 में लैंड अलॉटमेंट की मीटिंग हुई थी जी, उसके बाद आज तक किसी को नहीं लैंड दी गई। सिर्फ किसको दी गई? 200 कनाल से ऊपर वालों को। क्यों? उनके 2000 ब्लू आइड पर्सन, आई थिंक मुझे लगता है कि उनको कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। और मेरी बात से देखिए कि स्टेक होल्डर की जब इन्वॉल्वमेंट आती है ना, अब अगर हमको पहले 1800 करोड़ मिलता था, उसमें क्या था जी, हमको 1000 करोड़ रुपया जो है साल का हमको मिलता था, जिसमें हमको वैट की रिमिशन 200 करोड़ रुपए टोल टैक्स का बेनिफिट मिलता था और 200 करोड़ रुपए हमको जो इंटरेस्ट रेट से मिलता था और 800 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज मिलती थी। वो एट पार मिलती, चाहे नया लगाता था या पुराना लगाता था।
तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारे को जो है, अगर वही 1800 करोड़ रुपए है, आज इन्फ्लेशन भी हो गई है, तो हमको एट पार 2800 करोड़ रुपया अगर हर साल एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैकेज चल रहा है अगर उसके बराबर दे दिया जाए एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को, तो आई थिंक वो दैट इज़ ए विन विन सिचुएशन। उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बच जाएगी और नहीं हम यहाँ से अपना मटेरियल जो बाहर भेजने के भी उसमें पोजीशन में जा सकते हैं। तो उसके बगैर क्या है जी, आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, आप क्या मार्केटिंग यहाँ क्या, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आने वाले समय में भी इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो नीरज जी, ट्रेड पॉलिसी भी होनी चाहिए, जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी भी होनी चाहिए। आपको भी कम रेट पे लोन मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आपने इसका जिक्र नहीं किया कभी। देखो ऐसा है विनोद जी, अगर आज से 5-6 साल 7 साल पुराने आप मेमोरेंडम हमारे उठा के देखेंगे तो ये ट्रेड पॉलिसी एक बहुत पुराना मुद्दा है जिसको लेके जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के ट्रेडर्स, हमने जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है। केंद्र सरकार की बहुत प्रयास रहे इसको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने में, आज भी वो प्रयासरत है जी। लेकिन जो कहते हैं ना, जो बच्चा खुद काम करके खा रहा है उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं है। और जम्मू का ट्रेड, कश्मीर का ट्रेड कई फ्रंट सफ़र किया है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में लीज डीड की एक्सटेंशन की बात है, आपने सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी की बात की ना, दुखती रग पे हाथ रख रहे हो विनोद जी आप। तो ऐसे चीज़ों में आज आप देखो, जो पिछली सरकारों ने हमारे बच्चों को काम लगाया था, आज तीसरी पीढ़ी वहाँ काम कर रही है, तो उनकी आज हम लीज जो शॉप्स की ख़त्म हो गई, उन्होंने बैंक से लोन ले रखे, हमने कौन सा दरवाज़ा है जो नॉक नहीं किया, जैसे अरुण जी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई नहीं होने से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा विनोद जी, बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पीछे रह गए और लोगों में उदासीनता है जी। लोग आज बात करने से भी पीछे हटते हैं, वो कहते हैं होना तो कुछ है नहीं। तो किसी तरीके से सर्वाइवल के लिए अगर आप सर्वे करवाएंगे, जितने एनपीएस बैंक्स के पिछले 5 सालों में हुए शायद ही कभी हमारे यहाँ हुए होंगे पहले। हम कम दरों पे ब्याज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे थे उनको हम अपने लोन एक्सटेंड करवा पाए। सरकार की ऐसी नीतियाँ आ गई, एक दुकान को जब आप एक्सटेंड नहीं करते हो, गोडाउन को लीज को एक्सटेंड नहीं करते हो, बैंक कहता है जी आप इसके बदले में हमें कोई अल्टरनेट प्रॉपर्टी दे दो। कहाँ से लाएगा दुकानदार? तो उसने पहले ही मॉर्गेज कर रखा है, जब उसने ऊपर 2 कमरे बना लिए। तो ये कुछ ऐसे विषय रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर इसमें विनोद जी ऐड करूँगा, जो आपने अभी कहा कि हमें उम्मीदें क्या हैं इस सरकार से जो बनने जा रही है। इस बार हमें ऐसा लगता है विनोद जी, एक विन विन सिचुएशन बनी है। अगर कश्मीर कुछ उधर ज़्यादा करता है तो जम्मू के जो भाजपा के एमएलए होंगे वो तो कोशिश करेंगे एलजी साहब को बनाने की कि भाई आप इधर कुछ ज़्यादा करिए। तो कहीं ना कहीं हम व्यापारी लोग हैं, हम ये सोचते हैं और चाहते भी हैं कि एक अच्छी स्पर्धा हो। सर मैं इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन 1 मिनट में आप जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि क्रॉस एलओसी ट्रेड शुरू करने की इनका मैनिफेस्टो में है, 1 मिनट में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल समय कम है। ये जो ट्रेड है मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं अभी क्योंकि ये लंबा पीरियड लंबी डिस्कशन है, तो मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि इस तरह के ट्रेड जो है उनको अलो नहीं किया जा सकता। सोच जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट थी। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उस हिस्सा रहा हूँ जो ट्रेड के लोग थे उस समय, और उसमें मुझे भी मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता था। जिस तरह से वहाँ एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उसको वाइंड अप ही किया। अच्छा, अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मानी बता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कल सरकार बनने वाली है और ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनको बड़ी उम्मीद है कि इस बार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुनवाई होगी। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।